बड़ी कंपनियां नहीं आती, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन शहद की बड़ी कंपनियां आप जानते हैं कौन कौन सी हैं, उनके वेंडर आते हैं और किसान से कहते हैं, बहुत सस्ते भाव में वो शहद उठाना चाहते हैं। किसान कहता है हमने बड़ी मेहनत से किया है, बिल्कुल शुद्ध है, तो हमने उनसे ये तक कहते सुना कि तुम चाहे गोबर मिला दो, हमें तो तुम 100 रुपये किलो दो, मतलब चीनी के भाव दे दो। जिस वॉल्यूम पे वो शहद बेचते हैं, जिन कंपनियों का आपने नाम लिया, और जिस प्राइस पे, उस हिसाब से पूरे भारत में एक एक जगह पे मधुमक्खी के डब्बे ही होने चाहिए। फिर वो उसको ले जाके, यहाँ मैं दावा कर सकता हूँ कि 1 किलो शहद में लगभग 10 किलो की मात्रा में वो सिरप मिलाता है, चाइना से आता है, राइस सिरप, कॉर्न सिरप। फिर उसके बाद FSSAI ने उन्हीं किसी मानकों में ये भी लिख दिया था चुपके से, जो हमने बदलवाया, कि 40% सिरप मिला के भी आप यू कैन लेबल इट एज प्योर हनी। लेकिन शुद्ध शहद डायबिटीज मैनेज करता है, जबकि वो शहद वास्तव में खराब करता है, तो मार देगा आदमी को। बिल्कुल। हमें स्रोत की ओर जाना पड़ेगा, डब्बा बंद सुविधा युक्त चीज़ें अगर आप लेंगे तो फिर वो FSSAI और इन सब का सहारा लेके आपको गोबर बेच जाएंगे ये कह के कि ये चंदन है। FSSAI को सब समझ में आता है, एक छोटी बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर शहद है तो फ्लोरा का उल्लेख होना चाहिए। मैं इसी अभी आपके माध्यम से कहता हूँ, डियर FSSAI, कल से ये कह दो कि अपना फ्लोरा लिखिए। जैसे हर जमा हुआ शहद नकली हो ये ज़रूरी नहीं है, और हर लिक्विड शहद असली ही हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो जो किसान का शहद है वो रिएक्ट करता है। हाँ, ये शहद जो जमा है, जब अप्रैल मई जून आएगा तो ये अपने आप 90% वैसा ही पहुंच जाएगा, जबकि वो नहीं पहुंचेंगे, चाहे न्यूजीलैंड का हो। ठीक है, एक उनकी अच्छी मार्केटिंग हो गई है। 10 साल अगर हम इसी तरह से अपने शहद की मार्केटिंग करेंगे तो लोग कहेंगे सौंफ का, हमारे कई ग्राहक हैं, सौंफ वाला, वन तुलसी है ना, या जम्मू वाला मल्टीफ्लोरा बहुत अच्छा है। ये भी तो हमारे मानू का हनी है। ठीक है, मार्केटिंग अभी तक हुई नहीं। तो सच पूछिए, ये हमारे सेहत के ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि इनमें वैरायटी है। यार मिलाओ इसमें सिर्फ किसको, तुम तो फिर भी उनसे तो शुद्ध ही बेचोगे, वो 90% मिलावट कर देते हैं, तुम 10% कर लो यार, 20% कर लो, टर्नओवर आपका 2.5 करोड़ से 5 करोड़ 10 करोड़ हो जाएगा। तो क्यों नहीं कर रहे हैं आप ये। नमस्कार दोस्तों, आज हम यूं तो एक आप मान लीजिए कि CEO और फाउंडर से ही बात कर रहे हैं, ये लेकिन थोड़ा अनकन्वेंशनल टाइप के हैं कि हमने आपको अभी तक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कार के स्पेयर पार्ट्स कैसे बनते हैं, या बैटरी कैसे बनता है, सोलर में क्या चल रहा है, EV टेक में क्या है, ये एक दूसरे तरह की टेक्नोलॉजी है। बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, उनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में मधु जो हम बाज़ार में देखते हैं, मार्केट में देखते हैं, जो पैकेज्ड होता है शुद्ध हनी या शुद्ध शहद जिसको बोला जाता है, वो कितना प्योर एक्चुअल में होता है। FSSAI किस तरह से उनको ठप्पा जो है लगाने की अनुमति देती है। इसमें यदि आपको जाना है, आप यदि आरंभ करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, सरकारों का इसमें कितना सहयोग होता है, चाहे ट्रेनिंग को लेकर के हो या फिर लोगों को सब्सिडी देना, या उस तरह के जैसे मधुमक्खी पालन के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, वो कितना चाहिए, किस किस समय पे मधुमक्खियाँ होती हैं, किस तरह की होती हैं, विदेशी ब्रांड जो आजकल जो है प्रचलन में ऑर्गेनिक के नाम पे, या न्यूजीलैंड का है, रूस का है, या यूरोप की जो हनी होती है वो क्या है। तो इन सारे ही विषयों पे ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल टाइप का पॉडकास्ट होने वाला है। हमारे साथ मुकेश पाठक जी हैं, हमारे मित्र हैं, और इन्होंने कहा कि अजीत जी इस पॉडकास्ट के लिए हम 1 करोड़ रुपया जो है आपको देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, 1 करोड़ के लिए तो भाई ये मैं कर ही सकता हूँ। तो मुकेश जी स्वागत है आपका। सर्वप्रथम तो कि बी कीपिंग है क्या, मधुमक्खी क्यों पालना है, हाथी पाल लो, घोड़ा पालो, कुत्ता पाल लेते हैं लोग, आप मधुमक्खियाँ क्यों पाल रहे हैं। क्योंकि मधुमक्खियों की संख्या 1 करोड़ की हो सकती है। अच्छा। और हाथी घोड़ा 1 करोड़ की संख्या में जाना ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इसलिए हमने सोचा कि 1 करोड़ को ठीक से जल्दी अचीव कर लें, इसलिए मधुमक्खी पाला। ये तो खैर लाइट उत्तर हुआ। देखिए, मधुमक्खी पालन, आप जंगल से कोई चीज़ लेकर और अपने
वातावरण में ला रहे हैं, शहर में ला रहे हैं, अपने खाने के टेबल पे ला रहे हैं। इकोनॉमी की दृष्टि से देखें तो आप जंगल जाते हैं बिना उसको नुकसान पहुंचाए, बिना पेड़ काटे, बिना वहाँ पे खनन किए, और बल्कि वहाँ पॉलिनेशन का योगदान देकर आवश्यक है वहाँ। हाँ, और आप वहाँ से एक इकोनॉमी लाते हैं। ठीक है, शहद को चाहे वो किसी भी धर्म का बढ़िया ग्रंथ हो, शहद की महत्ता उसने बताया है और हम वही काम करते हैं। तो ये लगा कि अब जहाँ हर चीज़ में कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा, शुरुआत में ही पूंजी निवेश बहुत चाहिए और वो भी सुरक्षित नहीं, तो ये एक समझ में आया, किसी माध्यम से हमने जाना कि स्वीट क्रांति का आह्वान किया हमारे मोदी जी ने, और मैंने वो भाषण उनका 2015 में सुना और तब लगा कि ये ठीक है, इसमें जाना चाहिए। और धीरे आपका धीरे, मतलब कोई बैकग्राउंड इसमें नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप करते क्या थे इससे पहले? इससे पहले जो भारत का हर युवा करता है, थोड़े दिन नौकरी तलाशता है, फिर किसी ठेकेदारी में चला जाता है, फिर वो कविता वविता लिख लेता है ना, फिर उसे लगता है कि कहीं एक्टिंग हो जाए तो वो भी कर लेंगे, और जब कुछ नहीं होता है तो राजनीति करने की सोचता है ना, और राजनीति करते करते उसका कोई नेता हो जाता है, फिर वो उनको सीरियसली लेता है, और जब सीरियसली लेता है तो उनके बताए मार्ग पे चलता भी है। तो मैं कोई, ये सब मैंने लाइटली कहा। तो यही हुआ मेरे साथ। जब मैंने देखा कि एक कोई चीज़ चाहिए कुछ करने के लिए, तो मोदी जी ने जब ये बात कही तो मुझे ये अपील किया कि स्वीट क्रांति, मधुमक्खी पालन में जाना चाहिए। तो उसके लिए साल भर तो मैंने कुछ नहीं किया, वो अंतर मन में पड़ा रहा, और मेरे विचार में आया कि अगर ये बलवान नहीं होगा ये विचार तो इसकी भ्रूण हत्या हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं, वो चलता रहा। फिर उसके अगले 1 साल में जितना पढ़ सकता था, जितना लिख सकता था, उस पर पढ़ा, लिखा, सोशल मीडिया पे मित्रों से भी इंटरेक्शन होता रहता था। और फिर मैं एक दिन अगले 3-4 महीने के लिए गायब होके एक मधुमक्खी पालक के टेंट में चला गया उनके साथ। तो उस उम्र में कई दोस्तों ने पूछा कहाँ गायब हो गए, कहाँ गए, तो सबको लगा मैं वनवास जा रहा हूँ या क्या हो रहा है। पर मैं गया, मैं उनके साथ रहा। कई बार ऐसा लगा कि चलो ये तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है, मधुमक्खियाँ काटती हैं, रात को सांप काट सकता है, आप टेंट में सोए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये वो समय था जब मोदी जी कहते थे कि बाहर कोई शौच नहीं करेगा और हमें बाहर ही करना पड़ता था। तो इन सब चीज़ों से जब गुजरे, लेकिन मधुमक्खी पालन में सच पूछिए उसमें रम गए, उससे प्यार हुआ। तो इस तरह से हम चले गए। फिर परिणाम के लिए हमने मेहनत की, पढ़ा, लिखा, वहाँ जाके उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। वहाँ जाके पता चला कि अगर आपने मधुमक्खी पाल ली, शहद निकाल भी लिया, तो घर की आवश्यकताओं के बाद अगर आप बेचेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। तो हमने देखा कि बेचने के लिए तो बड़ी कंपनियों के वेंडर आ जाते हैं। बड़ी कंपनियां नहीं आती हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन शहद की बड़ी कंपनियां आप जानते हैं कौन कौन सी हैं, उनके वेंडर आते हैं और किसान से कहते हैं, बहुत सस्ते भाव में वो शहद उठाना चाहते हैं। किसान कहता है हमने बड़ी मेहनत से किया है, बिल्कुल शुद्ध है। तो हमने उनसे ये तक कहते सुना कि तुम चाहे गोबर मिला दो, हमें तो तुम 100 रुपये किलो दो, मतलब चीनी के भाव दे दो। तो हमने कहा कि हम ये करने तो नहीं आए थे, क्योंकि हम सीख तो गए थे कि कैसे 20 कुंटल और 2000 कुंटल शहद उपाजना है बिना मधुमक्खी के। बिना मधुमक्खी के, मतलब थोड़ा सा 1 किलो शहद आ जाए, 10 किलो राइस सिरप और कॉर्न सिरप चाइना से 25 रुपये किलो का लेके उस पे हम बात करेंगे बाद में। हाँ। बस। तो मैंने कहा ये तो नहीं करना, अगर ऐसा है तो मैं चला। फिर ट्विटर पे मुझे लगा कि मैं क्रांति कर दूं, मैं सबको एक्सपोज कर दूं कि ये क्या कर रहे हैं। 3-4 ट्वीट लिखे होंगे कि मित्रों ने समझाया, कुछ नहीं होगा। तो उन्हीं में से किसी मित्र के कहे अनुसार ये समझ में आया कि इनको गलत कहने से अच्छा है कि मैं लोगों तक ये बताऊं कि ये शुद्ध शहद हो सकता है, ये अच्छा है, आप ये लें। और क्यों अच्छा है, आप कैसे इसको परख सकते हैं, कैसे उनको परख सकते हैं, ये करके फिर हमने ट्विटर के मित्रों से ही शुरुआत की।
हमने कहा ये हमारा एक शहद है, तो शहद को एक ब्रांड नाम देना होता है, तो हमने पहले उसका नाम कुछ दे दिया था, सोना हनी करके। अच्छा। तो ट्विटर पे प्रेम से लोग हमें फाबा कहते हैं, तो लोगों ने ये लिखना शुरू किया कि फाबा का हनी प्राप्त किया, बड़ा फाबा अच्छा क्यों लगा। कहते हैं? वो बताने के पैसे लगेंगे। अच्छा। काट लीजिएगा 1 करोड़ में से। मैं उस पर आ जाऊंगा। तो फाबा इसलिए कहते हैं कि मूलतः मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो ट्विटर पे शॉर्ट में ही लिखते थे पाठक बाबा आप कैसे हैं, तो पाबा आप कैसे हैं। अच्छा, तो हमने एक बार ऑब्जर्वेशन शेयर किया कि हमारे रामपुर यूपी में जहाँ हम रहते हैं, कितना भी पढ़ा लिखा मुस्लिम हो, वो पा को फा बोलता है, तो फाटक साहब बोलता है। अच्छा, फाटक। तो लोगों ने कहा कि फिर हम आपको पाठक बाबा नहीं फाटक बाबा कहेंगे। अब वो फाटक बाबा फाबा हो गए, और फाबा कैसे हैं। तो जब हमने लोगों ने कहा ये फाबा का हनी बड़ा अच्छा है, तो हमें भी लगा कि हैशटैग फाबा हनी, और वो चल गया। तो सच पूछिए तो ये ट्विटर के मित्रों का या सोशल मीडिया के मित्रों का, और हम और आप भी शायद उसी माध्यम से मिले, तो हमने कहा कि हम लोगों को एक हनी देते हैं और कहते हैं कि इसका परीक्षण भी कैसे हो सकता है, पसंद आए लीजिए, नहीं तो आप जहाँ से लेते हैं वही सिरप लीजिए। ये सब कहानी रही। मैं अब बताता हूँ कि मेरे पास कैसे ये डब्बा पहुँचा। हमारे और आपके मित्र हैं मनीष श्रीवास्तव जी, श्रीमान जी के नाम से ट्विटर पे थ्रेड लिखते हैं, पुस्तकें भी उनकी कई आ चुकी हैं। तो उन्होंने मुझे 4 ये 250 ग्राम वाला जो है 4 डब्बे अलग अलग फ्लेवर के मुझे भेजे 2020 या 21 में भेजा था। रूही एक पहेली जब उनकी एक पुस्तक आई थी तब फिर मैंने खाया, और मैं अपने जीवन में मुझे लगता है कि शायद या तो गांव में हमारे ही आम के पेड़ में लगेगा तो पिताजी उतार लाए होंगे वो, या फिर कोई बेचने के लिए निकला हो गांव में ही, लेकिन उसमें भी मिक्स तो रहता है। वो 4 मधुमक्खी उसमें मार करके दिखाने के लिए रखते हैं, वो होता सिरप या चाशनी टाइप का ही। फिर मैंने वो खाया तो मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। फिर हमने वो धीरे धीरे, जहाँ पे भी मैं किसी को भी बोलता था, भले मैं रोज़ नहीं खाता हूँ मधु, जबकि खाना चाहिए, बट मैं जिसको भी मिलता था ना उसको मैं बोलता था कि यार तुम ये फाबा का है वहाँ से लो। और उसके बाद फिर धीरे धीरे अभी तो फिर हम आपके जो है परमानेंट ग्राहक टाइप के बन गए वहाँ से मुझे, और ये प्योरली केवल और केवल गुणवत्ता के कारण है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं, बट मैं सबके सब प्रोडक्ट जो है प्रमोट नहीं करता हूँ। और नॉर्मल सी बात है कि आप यहाँ बैठे हैं, ये पिरामिड बना हुआ है, और सामान्य आदमी ये सोच के बैठा हुआ कि अरे अजीत भारती मोटा माल जो है वो मिला है, तो वो इस तरह सोच कर। अभी हमारे एक ऐसे ही सीनियर स्कूल के, उनके घर वाले मगध रेसिपी करके अचार बना रहे हैं। वो आपको बाज़ार में जो खट्टा उस सिरका वाला नहीं होता, उससे 10 गुना बढ़िया अचार होता है, एकदम घर की रेसिपी। उसके बारे में मैंने लिखा, तो उसमें भी लगा कह रहे ये तो पैसा, मतलब लोग इतना जाली हो गया ना सब कुछ कि लोग मानने को तैयार ही नहीं होते कि कोई चीज़ शुद्ध हो सकती है, और कोई आदमी जो है इस तरह से लग के बिना किसी मार्केटिंग, बिना किसी इसके जो है वो लगा हुआ रहता है। अब आपसे जब हमारी बात हो रही थी इसी के लिए, तो हमारा तो ये था कि हम वहाँ आएंगे रामपुर में, या जहाँ पे माइग्रेट करके मधुमक्खियाँ जाती हैं। एक तो पहले थोड़ा सा ये बताइए कि कुत्ता को तो हम फिर भी कॉलर पहना दें और पहचान में आए कि हमारा कुत्ता है, मधुमक्खी जो लाखों की संख्या में जाती है वो कैसे आप कहते ये मेरी मधुमक्खी है? शायद मैं नहीं पहचानूं, लेकिन मधुमक्खियां पहचानती हैं कि मेरा छत्ता कहाँ है। मधुमक्खियों का जीपीएस सिस्टम इतना शानदार है, वो 3 किलोमीटर तक भ्रमण करती है रेडियस में, और एग्जैक्ट अपने छत्ते में आ जाती है, अपने छत्ते के उसी एरिया में। तो ये तो उनके कारण, क्योंकि हम तो बक्सों में मधुमक्खी पालते हैं, बॉक्स जहाँ लेके जाते हैं, तो अगर मान लीजिए कहीं शुरुआत की तो एक दिन वो सर्वे करती हैं, निकलती हैं, ओरिएंटेशन चेक करती हैं, और फिर वो आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने देखा होगा, ये आप चित्र में दिखा देंगे कि बक्से होते हैं 2.5 बाई 2.5 के, अगर वो बक्से जहाँ रखे हैं वहाँ से केवल 2.5 फीट भी शिफ्ट कर दिया तो आप पाएंगे कि मधुमक्खी उड़ते हुए पहले उस खाली जगह पे आएगी। अच्छा, कि मेरा बक्सा तो यहाँ था। फिर वो
देखेगी, मंडराएगी देर तक, और फिर देखेगी शायद शिफ्ट हो गया, चलो मैं यहाँ चली जाऊँ। वरना अगर डब्बे ज़्यादा इधर उधर हो जाते हैं, कोई जानवर आया और इधर उधर करके चला गया और हमने गलत तरीके से लगा दिया, तो वो आपस में भी लड़ जाएंगी। तो उनका एक इतना बढ़िया सिस्टम है, साइंटिफिक सिस्टम है, जीने का भी, रहने का भी, उड़ने का भी, कब नेक्टर लाना है, कब शहद बनाना है, कौन क्या काम करेगा। तो ये सारा योगदान उनका है। मधुमक्खी पालने वाला उसको नहीं पालता है, शायद वो उसको पाल रही होती है। तो ये कहानी है। इसमें हम लोग मधुमक्खी को फ्लोरल कैलेंडर के हिसाब से माइग्रेशन भी कराते हैं, क्योंकि एक ही स्थान पे साल भर तो फूल मिलता नहीं है, चाहे वो फसल का फूल हो, चाहे जंगल का फूल हो, उसे ख़त्म हो जाना होता है। तो जब वो ख़त्म हुआ तो हमने अंदाज़ लगाया कि चलो भाई, राजस्थान में अब जो होना था हो गया, अब चलते हैं जम्मू। कैसे करते हैं वो? फिर मधुमक्खियों को वो अपने बक्से में आती हैं। जब ओवरनाइट जर्नी ही हम प्लान करते हैं, तो 5-6 बजे के बाद जब वो बक्सों में आ गई तो बक्सों को बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं और उनको लाद देते हैं। ओवरनाइट जर्नी करके अगले दिन सुबह 10-11 बजे तक वहाँ पहुँच के उन्हें खोल दो। फिर वो नई जगह पे वो हो जाती हैं, उन्हें वहाँ का फूल मिलता है। तो साल भर में 5-6 माइग्रेशन, 4-5 माइग्रेशन तो करना ही पड़ता है। इसके अपने खतरे भी हैं, खर्चे भी हैं। कई बार होता है किसी जगह गए और नहीं मिला फूल, अच्छा नहीं खिला, हमारे सर्वे में कमी रह गई, या अचानक कुछ बदलाव आया, या फ्लैश फ्लड आ गया, ये खतरे भी हैं। लेकिन कुल मिला के अगर शुद्ध शहद चाहिए किसानों वाला, तो उसको मधुमक्खी को ऐसी जगह ले जाइए जहाँ वो फूल प्राप्त कर सके। मतलब उसको खाना ही नहीं मिलेगा तो आपको देगा क्या? कैसे देगा? और मान लीजिए कि उसको भोजन नहीं ही मिल रहा है, आप लेके गए और किसी कारण से इमीडिएटली हम माइग्रेट नहीं करवा सकते, तब तो भारी भयंकर नुकसान होगा। तो उसको कैसे जीवित रखेंगे? एक कोशिश की जा सकती है। हाँ। पहली कोशिश तो ये होती है कि जो शहद उसने अपने लिए बनाया था उसी को फीड करा दो। अच्छा, ले जाओ। अच्छा, नॉर्मली मधुमक्खियाँ ऐसे ही सरवाइव करती हैं? नहीं, ऐसे नहीं, उसको चाहिए तो फूल, लेकिन अब फूल नहीं मिला तो आप शहद फीड करा दीजिए उसको। अच्छा। एक फीड उसको रख देते हैं। या जिस चीज़ के लिए अक्सर लोगों को ये अवधारणा है या भ्रम है कि ये लोग चीनी खिला के शहद निकालते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन में मक्खी को मर जाने से बेहतर है कि चीनी खिला के उसे जीवित कर लीजिए और फिर आप अपना संसाधन वो करें और उसको लेके जाएं। अब यहाँ से एक और बात निकलती है जो आपके प्रश्न में आएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। कुछ लोग फिर शॉर्टकट करते हैं कि यार चीनी खिला के ही निकाल लो, क्यों माइग्रेशन करें, और वो लोग ये करते हैं। तो देखिए, बैड प्रैक्टिस करने वाले तो सब में हैं, सब में हैं, ठीक है। तो वो लोग जब ये करते हैं तो उनका शहद आप पहचान भी जाएंगे जब खाएंगे तो, और वो फिर शुद्धता का दावा नहीं कर सकते। और उनका शहद फिर वो बड़ी कंपनियां खरीदती हैं जो कहती हैं तुम कुछ भी मिलाओ, मुझे तो तुम दो 100 रुपये किलो, ठीक है। तो वो भी मार्केट खपता है। लेकिन जो हम जैसे मधुमक्खी पालक जो चाहते हैं कि अपने ब्रांड पे ही उस टिकाऊ रहे, लोग भरोसा करें, तो फिर हम ये मेहनत करते हैं। और अगर नहीं होता, जैसे लोग कहते हैं जामुन फ्लोरा का शहद, वो फ्लोरा हमने ही इंट्रोड्यूस किया कि क्या होता है, हम कहते हैं नहीं है तो कहते हैं कोई बात नहीं, बाद में भेजिएगा, रहने दीजिए। अच्छा, अब नहीं है तो नहीं है। जैसे मैंने इतना खाया, मुझे लीची का सबसे मतलब टेस्ट वाइज मुझे सबसे अच्छा लीची वाला लगा। और दूसरा एक हमारे पास वाइल्ड अकासिया का है, वो हल्का थिन है, लीची जितना गाढ़ा है वो नहीं है। तो लोग जो है इसी में, मुझे लगता है आपसे ये प्रश्न भी पूछते होंगे कि पिछली बार वाला तो गाढ़ा था, ये वाला जो है इतना हल्का सा पतला है। खैर, इस पे तो हम आगे चर्चा करेंगे। हम कभी भी, जैसे मैं अपने गांव में भी जाता हूं तो हमारा जो गाछी हम लोग बोलते हैं गांव में, आम के बगीचों को, या तो उसमें हम देखते हैं डब्बे रखे रहते हैं। अब कोई या तो हमसे रेंट पे ले लेगा, या हम बोले ठीक है रहने दो भाई, क्योंकि अगर बुद्धिमान कृषक है तो उसको पता है कि मधुमक्खियाँ हेल्प ही कर रही हैं तुम्हें, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। लेकिन हमने कभी, मान लीजिए कि बड़ी कंपनी, कोई मान लीजिए डाबर है, कोई फॉर्च्यून वाले का है या पतंजलि का,
इनका हमने कभी डब्बा या उस तरह से हमने कि ये जो है फलाना बाबू का ये फार्म है, यहाँ पे मधुमक्खी पालन जो है इस कंपनी का हो रहा है, तो फार्म हम देखते ही नहीं हैं, लेकिन उनका मधु जो है मार्केट में फ्लडेड रहता है, हर शेल्फ पे उसका मिलता है। ये क्या होता है, उनका क्यों नहीं दिखता है फार्म? देखिए, उनको लक्ष्य करके कुछ भी कहने से अच्छा है कि मैं स्वयं को लक्ष्य करके एक बात कहूँ। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं आपकी मधुमक्खियाँ कहाँ पलती हैं, आपके पास मधुमक्खी के कितने डब्बे हैं, आजकल कहाँ हैं। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल वो ये जानना चाहते हैं शुद्धता है नहीं है, स्रोत क्या है, कहीं आप चाइना से तो नहीं मंगा रहे हैं, कहीं आप राइस सिरप या कॉर्न सिरप तो नहीं मिला रहे हैं, जो इस तरह। तो मैं वही बात कहना चाहता हूँ, हम जैसे लोगों का किसी का 500 डब्बे हैं, किसी के पास 2000 डब्बे हैं, किसी के पास 4000 डब्बे हैं मधुमक्खियों के, और एक सीमित मात्रा में साल भर में हम शहद निकाल पाते हैं। जिस वॉल्यूम पे वो शहद बेचते हैं, जिन कंपनियों का आपने नाम लिया, और जिस प्राइस पे, उस हिसाब से पूरे भारत में एक एक जगह पे मधुमक्खी के डब्बे ही होने चाहिए। ठीक है, भारत में सेल फोन की संख्या बढ़ी तो हर जगह आपने देखा ना कि ये टावर बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ मधुमक्खी नामक टावर है ही नहीं, और सेल फोन की संख्या बढ़ी जा रही है। तो अब मैं दर्शकों के, सुनने वालों के विवेक पे छोड़ता हूँ कि उनका शहद कहाँ से आता है, कैसा आता है। हाँ, ये मैं हिंट दे सकता हूँ, वो खुद शहद नहीं खरीदते और ना उत्पादित करते हैं। अब डिस्प्ले के लिए दिखा दिया होगा तो अलग बात है। वो लोग वेंडर नियुक्त करते हैं, उनका वेंडर ज़रूर मधुमक्खी पालकों के पास जाता है, और चूंकि वो हतोत्साहित करता है कि भाई हमें तो कम पैसे में चाहिए, चाहे तुम कुछ भी कर दो, तो फिर वो बी कीपर भी, जो कि है तो किसान पुत्र, लेकिन मजबूरी में कहता है कि चलो हम बैड प्रैक्टिस से ही दे दें इसको। फिर वो उसको ले जाके, यहाँ मैं दावा कर सकता हूँ कि 1 किलो शहद में लगभग 10 किलो की मात्रा में वो सिरप मिलाता है, चाइना से आता है, राइस सिरप, कॉर्न सिरप, और फिर जब वो उनकी मिक्सिंग कर लेता है तो वो किसान से भी सस्ता बेच देता है। तो आम आदमी ये कहता है कि फबा आपका महंगा क्यों है, उनके पास तो एरिया मैनेजर भी है, ये भी है, वो भी है, और आप तो खुद ही करते हो, हम तक देते हो। तब हम कहते हैं, कहते क्या है, ये मजबूरी है, वो मार्केटिंग में हमसे जीत जाते हैं। बड़ी बात तो ये है कि हमारे पास सब कुछ है, मधुमक्खी है, हमें ट्रेनिंग है, हमने खुद सीखा है, लेकिन हमारे पास इतना माल नहीं है, पर उनके पास आ जाता है, गॉड नोज। तो ये तो अब प्रभु पे और जनता जनार्दन पे छोड़ दीजिए। तो जैसे आपने बोला कि सिरप मिला देते हैं, या कॉर्न सिरप या राइस सिरप, ये एक्चुअल में ये होता कहाँ, ये कंपनियां करती हैं, या स्टार्टिंग में मैं किसान हूँ और मुझे जो है अब नहीं मिल रहा है, मान लीजिए कि हम 1600 रुपये किलो जो है मधु बेचना चाह रहे हैं, जो एक्चुअल में हो सकता है मेरा कॉस्ट हो 1000 रुपये किलो का मेरा कॉस्ट हो, और मुझसे 100 में मांगा जा रहा है, तो मैं ही विवश हो करके ये काम कर। लेकिन ये जितनी कंपनियों का आपने नाम लिया, सबको शुद्ध मधु, प्योर हनी का वो टैग मिला हुआ है। वो मतलब वो प्योरिटी लाई कैसी जाती है, जो आपने कहीं नहीं लिखा है कि शुद्ध हनी और ये सब है, वो बड़ा सा सबसे ऊपर में ही लिखते हैं शुद्ध घी, शुद्ध हनी। ये शुद्धता कैसे लाई जाती है, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। अगर हमारे लोगों को याद हो, कुछ शहद के विज्ञापन में आते हैं, वो कहते हैं बैकग्राउंड में, 100 से भी अधिक मानकों पर खरा उतरता है हमारा शहद। हाँ। वो 100 मानक, यानी 100 कुछ मानक दिए गए हैं, ठीक है। उन 100 मानकों में एक मानक ये जोड़ दिया गया कि शहद का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 20% या इससे कम हो, जबकि जब हम मधुमक्खी के छत्ते से सीधा शहद निकालें तो 25% से लेकर कभी कभी 30% तक उसमें मॉइस्चर होता है। तो एफएसएसआई ने एक स्टैंडर्ड क्या सेट किया कि भाई 20% ही होना चाहिए। वहाँ से एक बारीक रास्ता खुला। अभी तो आपको अच्छा लग रहा है कि क्या बात है, हमारे लिए कितना ध्यान दे रहे हैं। जब नेचर में वो होता ही नहीं तो उसको कम करने के लिए क्या करना है, तो भाई ऐसा है, आप हीटिंग दे लो, थोड़ा सा गर्म कर सकते, थोड़ा सा, ठीक है। अब गर्म करने का आपको एक लीगल
वो मिल गया। जबकि सब बड़े बुजुर्ग जानते हैं कि शहद को 60 डिग्री से ऊपर गर्म कर दो तो उसके गुण खत्म हो जाते हैं, उसके एंजाइम्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन 100 से भी अधिक मानकों पे खरा उतारना है, ठीक, तो उन्होंने क्या किया, गरम किया। अच्छा, गरम कर ही रहे हैं तो अब कौन देख रहा है, सिरप भी मिला दो। फिर उसके बाद एफएसएसआई ने उन्हीं किसी मानकों में ये भी लिख दिया था चुपके से, जो हमने बदलवाया, कि 40% सिरप मिला के भी आप यू कैन लेबल इट एज प्योर हनी। ये मेरा पिंड ट्वीट भी है, ये सरकारी संस्थाएं, ये एफएसएसआई ने लिखा था। 2017 के बाद 18 में चेंज किया, तो हम लोग लड़े, किया, और सुना है कि 2019 में शायद उसे बदल दिया गया है। ठीक है, तो अब मैं आलू को सेब बताना शुरू कर दूं तो एफएसएसआई की नज़र में है। अलबत्ता एक किसान का सीधे छत्ते से निकला हुआ शहद शायद उन मानकों पे खरा नहीं है, और ये आएगा कि ये लैब टेस्ट में फेल है। लेकिन क्या, किस चीज़ में फेल है, कि मॉइस्चर 24% है, तो आपको लगेगा कि पानी मिलाया होगा, जबकि उसने पानी उड़ाने के लिए उसका सब कुछ उड़ा दिया। इसके अलावा अब छोड़िए, बहुत सारे खेल हैं, बहुत ज़्यादा, फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। मैं चाहता हूँ लोग बस, मैं इसमें खेल जानना जरूरी है, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है। तो आप भले झिझक रहे हो ये बताने में, लेकिन मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मेरा ये पर्पस मतलब ये नहीं है कि आपका शहद बिके, क्योंकि हम ये पेड पॉडकास्ट तो कर नहीं रहे। आपके साथ बैठने का केवल एक जो मुख्य लक्ष्य ही मेरा है कि हम यह समझ सकें कि देश की संस्थाएं किस तरह से, अब नरेंद्र मोदी तो एक विजन लेके आए कि भाई मधुमक्खी पालन होना चाहिए, लेकिन उन्हीं के नाक तले कोई संस्था जो है जिसको सर्टिफिकेशन का काम मिला है, उसने एक्चुअल में नेचुरल मधु जो है, प्राकृतिक मधु है, उसको मानदंडों पे उतरने ही नहीं दे रही है। क्योंकि 30% रहेगा, आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आप खराब शहद है। वही जैसे ट्रेन में नहीं चिल्ला के बोलता है खराब चाय, सबसे खराब चाय, वो तो अब या तो वैसे करके आप ब्रांडिंग करो कि भाई सबसे अशुद्ध हनी जो है हम बेच रहे हैं। मुझे लगता है ये एक तरीका अच्छा रहेगा आपके लिए, बोले सबसे अशुद्ध हनी जो एफएसएसआई के मानकों पे खड़ा नहीं उतरता, हम बेच रहे हैं, हमसे लेना है। और ये किट है, जो कुछ तो होगा ना, जैसे हम कैसे मधु की गुणवत्ता हम कैसे समझ सकते हैं। लैब टेस्ट में कुछ चीज़ें जैसे चीनी मिला है या नहीं मिला है, C4 की टेस्टिंग है ना, या आप तो कहते हैं NMR टेस्टिंग, लेकिन वो बहुत महंगा होता है, अव्यवहारिक है ना, वो नहीं। घर में लोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, घर में वो भी एक थोड़ा सा विषय है, क्योंकि शहद का फ्लोरा अलग अलग होता है। अब तक तो हमने माना एक जैसा होता है, तो कोई भी एक टेस्ट करो, कोई नहीं कहते हैं शर्ट पे गिराओ, फिसल जाए तो ठीक है, कुत्ते को खिलाओ, मतलब अब कुत्ता ही डिसीजन लेगा कि वो शहद है या नहीं है ना। अब एफएसएसआई के कुत्ते तो ले रहे हैं। वो खैर तो अब आप बताइए, कलर में ही देखिए कितना अंतर है। बिल्कुल। और कंसिस्टेंसी में भी अंतर है इन सब में। जरा बताइए, ये जैसे सब अलग अलग हैं, क्योंकि मार्केट का हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट वाला कलर या तो ये होगा या इस तरह का, नहीं, वो थोड़ा और गोल्डन होता है, वो थोड़ा और गोल्डन होता है, क्योंकि वो फोटोग्राफी में वो ज्यादा अच्छे से दिखता है, सुनहरा रंग सेक्सी लगता है, मुझे लगता है। और दूसरी बात है कि जो सिरप मिलाई जाती है, राइस सिरप, कॉर्न सिरप, तो फिर थोड़ा सा उसमें कलरिंग इफेक्ट दिया जाता है। तो अब आप देखें, ये कितना ब्लैक है, ये है, इसमें कलर है, ये जमा हुआ है, इस पे भी आएंगे जमे हुए शहद पे, घी जैसा है ना, इसमें कलर है ही नहीं, है ना, कोई पेल येलो है। तो आप ये देखिए, सभी का सौंफ, क्लोवर लौंग वाला है, काला है, जामुन वाला काला क्लोवर है। लौंग नहीं है, अच्छा, ये क्लोवर है बरसीम, जो गाय भैंस अच्छा, के लिए अच्छा। हम लोग वो लगाते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये इस तरह से। तो अब देखिए, घरेलू टेस्ट भी खास तौर से YouTube वगैरह पे मुझे लगता है वो इस तरह से बताए गए हैं कि कई बार नकली शहद वो टेस्ट पास कर लेता है और असली शहद नहीं करेगा, क्योंकि इतना डिफरेंस जब कलर में है, रंग, गंध, तो गुणधर्म में भी होगा। तो ये दोनों शहद एक ही मानक को कैसे पार करेंगे? तो सबसे बड़ी बात है, आप स्रोत पे जाइए। जैसे अगर भैंस के अपने सामने ही दूध लिया आपने, तब तो कोई संशय नहीं करना है ना। इसी तरह से कोशिश करें अपने आसपास के मधुमक्खी पालक से लें,
देखिए, मधुमक्खी पालक के पास मिलाने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं कहता हूँ मेरा असली नहीं बिक रहा है पूरा, तो मैं मिला के फिर आपको क्या बेचूं, क्यों बेचूं? ठीक है, तो किसी से भी लड़ने भिड़ने इससे बेहतर है कि हम स्रोत की ओर जाएं, चाहे वो आलू हो, दाल हो, रोटी हो या शहद हो। हमें स्रोत की ओर जाना पड़ेगा। डब्बा बंद सुविधा युक्त चीज़ें अगर आप लेंगे तो फिर वो FSSAI और इन सब का सहारा लेके आपको गोबर बेच जाएंगे ये कह के कि ये चंदन है, बस। तो इससे ज़्यादा क्या कहना। हाँ, ये ज़रूर है कि पढ़ी लिखी जमात जब आ जाती है ना, जब वो कानून में ऐसा बदलाव कर देते हैं कि आपको पता है कि ये गलत है, लेकिन कानूनन वो सही है, तो आप भी सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, लॉ ऑफ लैंड। तो अब तो एक ही चीज़ है, हम संसद में कब जाएंगे, कब जाके इसको बदलेंगे, और जाके भी जब मोदी जी को 370 हटाने में एक कार्यकाल लग गया तो हमें आपका क्या होगा। तो बेहतर है कि इनको आप डिस्करेज करें, इनसे कहें तुम अपना बनाओ, हम खरीदेंगे नहीं, और नहीं तो तुम ये पारदर्शिता दिखाओ। हाँ, कि आपके फार्म्स कहाँ हैं, आपके फार्म्स कहाँ हैं, आप कहाँ मधुमक्खी पालते हैं, ठीक है, यही एक तरीका है। फिर आते हैं कि स्वाद लोगों को जानना होता है। आपके पास भी आता होगा कि पिछली बार आपने भेजा था वो इस रंग का था, इस बार तो अलग रंग का है, और ये जितना है ये उन्हीं मधुमक्खियों ने अलग अलग फूल पर जा कर के वहाँ से लिया, इसी कारण से उनका जो है वो रंग और स्वाद जो है, स्वाद की दृष्टि से। तो आपके पास ऐसे तो आते होंगे प्रश्न, तो इसका निराकरण कैसे करते हैं? इसका प्रश्न, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने ही बताना शुरू किया कि शहद हमेशा जो पॉपुलर ब्रांड्स होते हैं, थ्रेड्स हमने देखे हैं, उसमें आपने पूरा बताया था जी, कि हमेशा एक जैसा नहीं होता है। मौसम बदलेगा, फूल बदलेगा, जगह बदलेगा, तो उसका आपके सामने दिख रहा बदलेगा। तो पहले तो हमने लोगों को बताया कि आपको अलग अलग शहद मिलने वाला है, अलग अलग फ्लोरा का, यूकलिप्टिस का शहद, जामुन का शहद, अभी हमने बताया बरसीम का शहद। तो मल्टी फ्लोरा भी, जब मल्टी फ्लोरा है वो भी कहाँ का, नैनीताल का अलग होगा, सुंदरबन का अपने बंगाल का अलग होगा, क्योंकि वहाँ मल्टी फ्लोरा अलग है, जम्मू मल्टी फ्लोरा अलग होगा। ये हमने बताया, तब अब लोगों को ये समझ में आया। हालांकि हमारे लिए सिरदर्दी है, हम ये ना बोलते तो हम बेचते जाते, लेकिन हमने इसलिए बताया कि यही बात आप उन बड़ी कंपनियों से पूछें। मेरा एक सीधा सरकार से कहना है, आप एक चीज़ करिए, FSSAI एक चीज़ करे, यहाँ जैसे मैंने लिखा है कि ये सौंफ का फ्लोरा है, ये वो कंपनियां भी लिखें। FSSAI को सब समझ में आता है, एक छोटी बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर शहद है तो फ्लोरा का उल्लेख होना चाहिए। मैं इसी अभी आपके माध्यम से कहता हूँ, डियर FSSAI, कल से ये कह दो कि अपना फ्लोरा लिखिए, ठीक है, काम खत्म। नहीं तो वो तो पैसा लेकर के लिखवाने भी लगेंगे, ये भी तो संभव कम से कम एक स्टेप आए तो उनको मिलाने में। अब कम से कम फिर कलर अलग अलग तरह का सिरप लगाना तो पड़ेगा, कुछ तो करो, ये करो तो सही। आप करते हुए तो दिखो, आप करते हुए दिखो, बस यही कहना है। तो लोगों के प्रश्नों के उत्तर हम देते हैं, सामना करते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं, बताते हैं। तो आपने जो पूछा, लोग पूछते होंगे, लोग पूछते हैं, हम उनको संतुष्ट करते हैं। और मैं आज भी कहता हूँ, निकलिए, एक्सप्लोर कीजिए, आइए, आप तो मधुमक्खी पालन में आइए, नहीं कर सकते अपने आसपास पूछिए, कोई तो हमारा किसान भाई करता होगा। और मैं आज भी कहता हूँ, अगर नहीं मिल रहा है तब आप मुझसे संपर्क करें, मैं समस्त भारत में कुरियर से भेज दूंगा, लेकिन कम से कम डब्बा बंद खरीद के वो पाप मत कीजिए। कई बार वैद्य, हकीम, हमारे आयुर्वेदाचार्य कई हैं, ट्विटर पे भी कुछ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो कहते हैं आप शहद खाइए, और वो ये सोच के कहते हैं कि इनको अच्छा शहद मिल जाएगा, अच्छा शहद मिल जाएगा। आप जाके सिरप खरीद लेते हैं, फिर आप कहते हैं या तो डॉक्टर खराब है, शहद को तो आप दोष दे ही नहीं पाते। आपको लगता है डायबिटिक आदमी वो शहद खा लेगा तो मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। और जबकि शुद्ध शहद डायबिटीज मैनेज करता है। हो सकता है इस बात पे कई डॉक्टर कहें ये मत फैलाइए, लेकिन उस पर मैं बहस कर लूंगा। लेकिन शुद्ध शहद डायबिटीज मैनेज करता है, जबकि वो शहद वास्तव में खराब करता है, तो मार देगा आदमी को। बिल्कुल। तो इसीलिए हमारा कहना है कि अब
आज सोशल मीडिया का युग है, हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं। हम इस बात के मोहताज नहीं है कि कोई बड़ी टीवी कंपनी और न्यूज़ एजेंसी ले तभी हम लोगों तक पहुंचेंगे ना, आज हम आपके माध्यम से पहुंच रहे हैं। तो यही कहने का वो है कि शुद्धता के जड़ पे जाइए। एफएसएसआई और ये कंपनी वाले अपने आप ठीक हो जाएंगे। एफएसएसआई क्या प्रताड़ित भी करता है लोगों को ऑन ग्राउंड जाके, यदि आप उस पर चर्चा करना चाहें? बिल्कुल, कई बार क्या होता है कि वो सीधे सैंपल उठा लेते हैं किसी का भी। हालांकि अब इस रिजाइम में थोड़ा सही रहा है, मतलब, लेकिन इससे पहले वो सैंपल उठा लेते थे। हम और आप सब जानते हैं सैंपल फेल होना है। किसी का सैंपल इसलिए फेल होना है, शायद उसका नहीं फेल होगा जिसने सिरप मिलाया है, लेकिन एक किसान का इसलिए फेल हो जाए कि मॉइस्चर तुम्हारा ज़्यादा है या उसमें वैक्स कंटेंट ज़्यादा है। वो वैक्स कंटेंट कहाँ से आया? मधुमक्खी के छत्ते से, जो कि नेचुरल है। ठीक है, हम वैक्स खा सकते हैं सीधे, मतलब चबा सकते हैं, तो सैंपल फेल हो जाएगा। अब जब बड़ों का सैंपल फेल होता है, पेपर में आया, काम खत्म, एडवर्टीजमेंट बढ़ के हो गया, जितना बड़ा सैंपल फेल हुआ उतना ही बड़ा हीरो आ जाता है, काम खत्म। किसान, उसका मुकदमा चलता रहता है, पता सबको है कि नहीं नहीं अब हो गया, लेकिन वो पहले एसडीएम कोर्ट में एफएसएसआई का जो भी प्रक्रिया होती है, छोटी पूंजी का आदमी, 2 लोगों को मुकदमा लगता है तो 50 किसान हतोत्साहित हो जाते हैं, कहते हैं छोड़ो, इसमें तो मुकदमेबाजी है। हाँ। तो एफएसएसआई का तो ये करना है, वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। तो बड़ों को तो कुछ होता ही नहीं, एक डंडा आप किसी गरीब को मार दें, एक डंडा उसको मार दें, तो वो तो खत्म, वो उसका कुछ नहीं होना है। गरीब निशान लिए चलेगा, हड्डी जुड़वाता फिरेगा और उस सीजन का गया उसका काम गया। तो ये एक है, हमें रिवैम्प करना पड़ेगा, नियमों को बदलना पड़ेगा और सैंपल उठाने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा या तो बहुत पारदर्शी बनाइए या बहुत ही ज़्यादा उसमें और स्टेप्स जोड़िए कि ऐसा ना हो कि कुछ समय पहले ऐसा होता था कि सीधे खेत से भी सैंपल ले लेते थे, ऐसा हमारे लोगों ने बताया, हमारे सामने नहीं हुआ, लेकिन ये होता ज़रूर होगा। अब नहीं है। इधर आके मोदी जी के टाइम से ये हुआ है कि थोड़ा सोशल मीडिया भी, आप बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे तो मैं वहीं से प्रसारित कर दूंगा कि आप आए हैं, यहाँ से सैंपल क्यों उठा रहे हैं, आदि इत्यादि। अच्छा, सर्दियों में जम जाता है कई बार और लोगों को लगता है कि ये तो नकली मिल गया। अब कुछ रवा दाने जैसा भी होता है, सब जो है लिक्विड में ही नहीं रहता, उसका एक अलग टेक्सचर भी होता है, वो क्यों होता है? देखिए, मैंने बताया हम फ्लोरा की बात कर चुके हैं। हाँ। अलग अलग फ्लोरा का शहद जमने के लिए अलग कम अलग समय टेम्परेचर होता है। हाँ। कम समय ले सकता है या कभी नहीं जमेगा, कुछ ऐसे भी होते हैं। जैसे सरसों का शहद है, वो मार्च अप्रैल, वो फरवरी मार्च में निकलता है और अप्रैल की गर्मियों में जमने लग जाता है। अच्छा। क्योंकि वो उसकी प्रवृत्ति है। ऐसे ही जामुन का शहद है, वो जमने के लिए बहुत लंबा समय लेगा या नहीं जमेगा। ठीक है, अब आपने ये देखा, ये शहद जो है हाँ। ये जम रहा है वाइल्ड अकासिया और ये नहीं जम रहा है। दोनों अकासिया ही है, एक नहीं वो एक कश्मीर वाइल्ड अकासिया। हाँ। हाँ, मतलब वही है ना। ऐसे ही कुछ सेमी सॉलिड हो जाते हैं। तो 18 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे जाता है शहद लगातार, तो फिर वो अपने आप को बचाने के लिए क्रिस्टलाइज करता है, क्योंकि ये जिंदा शहद है, इसमें एंजाइम्स जीवित है या जो भी प्रक्रिया है वो मौसम के साथ अपना तालमेल बिठाता है। जबकि बड़ी कंपनियों के शहद जिन्होंने सिरप मिला दिया है वो डेड हो गया है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, वो नहीं जमेगा। अच्छा, वो अगर जमेगा तो अपनी अशुद्धि के कारण, जैसे हर जमा हुआ शहद नकली हो ये ज़रूरी नहीं है और हर लिक्विड शहद असली हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो जो किसान का शहद है वो रिएक्ट करता है। हाँ, ये शहद जो जमा है जब अप्रैल मई जून आएगा तो ये अपने आप 90% वैसा ही पहुंच जाएगा, जबकि वो नहीं पहुंचेंगे। तो थोड़ा सा हमें भी ये सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, यही जून जुलाई में बहुत पतला हो जाता है, क्योंकि उस समय मौसम क्या होता है, रसोई में ही 35-38 डिग्री होता है। तो इस चीज़ का सामना किसान को या हम जैसे लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि हमारा शहद समय के साथ अपना रूप स्वरूप बदलता है।
जबकि लोगों को आदत पड़ गई है कि वो डब्बे में जैसे राजकुमारी की तरह साड़ी पहन के आई थी वो वैसी ही रहेगी। ऐसा नहीं होता। एक मेरे पास किसी मित्र ने ऐसे ही जानकार ने रूस से मधु जो है वो दिया था, और वो मधु जो था वो पूरा एक तो जमा हुआ था और जैसे ऑलमोस्ट भैंस का घी जो होता है देखने में एकदम वाइट, उस तरह का था। आजकल अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप न्यूजीलैंड के शहद के बारे में बता रहे थे, मानुका। हाँ, और ये भी होता है कि ये एक संभवतः मेंटल भी इशू है अमीर लोगों के साथ कि भाई हम जो है भारतीय नहीं, हम तो विदेशी खाते हैं और वो हमारा मतलब एक अलग लेवल है, हम तो ऑर्गेनिक के नाम मतलब कुछ भी चल रहा है। यह बताइए कि भारत में भगवान ने जो इतनी मधुमक्खियाँ दी है, इतने फूल पौधे दिए हैं, वो क्या भारतीय लोगों के हिसाब से दिए होंगे? जैसे गर्मी होती है तो ककड़ी और ये सब उपजता है जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए कहा जाता है कि ऋतुओं में जो फल जहाँ उपलब्ध है वही खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ज्योग्राफी और हमारे बॉडी के हिसाब से होता है। क्या मधु में भी इसी तरह की चीज़ होती है या फिर विदेशी है तो अच्छा है? देखिए, भारत में 4 मौसम और 74 अन्न पैदा हो सकते हैं, ठीक है, ये हमारा सौभाग्य है। हम स्विट्जरलैंड की सर्दी भी देख लेते हैं, अफ्रीका की गर्मी भी देख लेते हैं और बरसात तो है ही। इसी तरह से ये जितने प्रकार के हैं ये सब कोई ना कोई फूल हैं। धनिया है, बरसीम है, लीची है, अजवाइन है। न्यूजीलैंड का मानुका हनी प्रसिद्ध कर दिया आपने। न्यूजीलैंड में इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? उसका मौसम इजाज़त देता है क्या? वहाँ जौ, धान, गेहूँ, ये इतना वैरायटी है नहीं। अब होता क्या है, चाहे वो रूस का हो चाहे न्यूजीलैंड का हो, ठीक है, एक उनकी अच्छी मार्केटिंग हो गई है। 10 साल अगर हम इसी तरह से अपने शहद की मार्केटिंग करेंगे तो लोग कहेंगे सौंफ का, हमारे कई ग्राहक हैं, सौंफ वाला, वन तुलसी है ना, या जम्मू वाला मल्टीफ्लोरा बहुत अच्छा है, ये भी तो हमारे मानुका हनी है, ठीक है। मार्केटिंग अभी तक हुई नहीं, तो सच पूछिए ये हमारे सेहत के ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि इनमें वैरायटी है, इनमें हर मौसम के हिसाब से इनकी क्षमता विकसित हुई है, ये उसमें हैं, ठीक। तो मैं किसी इस तरह के जो भी ब्रांडिंग है, मानुका हनी, ये लोग पूछते हैं, मैं कहता हूँ वहाँ यहाँ है नहीं और उससे बेहतर है, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं इस तरह का। जब आप अभी मार्केटिंग की बात कर रहे हो ये सब की, तो हम आपकी मार्केटिंग ऑलमोस्ट एब्सेंट देखते हैं, या फिर आपने जो बोला कि 100 रुपये किलो जो है बेचते हैं लोग, जिनको बेचना है, और क्यों नहीं बेचेंगे? जब हम जो धंधा करने आते हैं, व्यवसाय करने आए हैं, तो उसका मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट होता है कि लाभ हमें कमाना है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। तो क्या आपको कुछ भले लोगों ने समझाया नहीं कि यार मुकेश जी यार मिलाओ इसमें सिर्फ, किसको, तुम तो फिर भी उनसे तो शुद्ध ही बेचोगे, वो 90% मिलावट कर देते हैं, तुम 10% कर लो यार, 20% कर लो, टर्नओवर आपका 2.5 करोड़ से 5 करोड़ 10 करोड़ हो जाएगा, तो क्यों नहीं कर रहे हैं आप ये? देखिए, जब हम समाज में होते हैं तो हर समय अजीत भारती ही नहीं मिलते हैं, कुछ और लोग भी मिलते हैं, ठीक। तो क्यों नहीं उनका इस तरह का सुझाव होता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, हम इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्रांड का थोड़ा सा नाम बदल दीजिए, आप एक सेगमेंट नया लेके आ जाइए। मुझे मार्केटिंग नहीं आती, मैं आपको सच बताऊं। कई बार मेरे कुछ मित्र कहते हैं कि आपने ऐसे किया, ये तो आपने इस नियम को फॉलो किया और ये तो बहुत ही बढ़िया, जबकि मैंने तो बल्ला चला दिया, छक्का चला गया। तो सच बताएं, रोजी रोटी के लिए अगर कर रहे हैं तो वो तो मिल रही है। अब मैं बेवजह का एक अतिरिक्त प्रेशर लूं और अपने उद्देश्य से ही भटक जाऊं। मैं जितना बेच रहा हूं उतने में मेरा गाड़ी घोड़ा, खाना पानी और मित्रों के साथ आंख में आंख मिला के चल रहा है, इसलिए मैं वो करना नहीं चाहता। वो करना होगा तो उसके लिए बड़ी कंपनियां हैं, कर लेंगे। अभी मुझे ये लगता है कि लैब टेस्ट में भले ही कोई संस्था मुझे फेल कर दे, लेकिन आपकी जिह्वा मेरे लिए बोलेगी भी, मेरे लिए खड़ी भी रहेगी, क्योंकि मैं आपसे धोखा नहीं कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, लेकिन मेरा कहना सिर्फ यही है,
मधुमक्खी पाल रहा हूँ, वो जितना दे रही हैं वो मेरे लिए बहुत है। हर साल मेरे लोग बढ़ रहे हैं, हर साल मेरी मधुमक्खियाँ बढ़ रही हैं, ऐसे ही काम चलता जा रहा है। पहले आप क्या शीशे के डब्बे में दे रहे थे? नहीं, शीशे के डब्बे में देना एक त्रासदी साबित हुई। मतलब स्टार्ट आपने किया था जी, जी, कि जी, प्लास्टिक में हम नहीं देंगे। जी। मतलब मैं इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि लोगों को जानना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपके हेल्थ के लिए कितना कंसर्न है। कि प्लास्टिक फिर भी मतलब ठीक है कि आप इसको निकाल के बाद में रख लो शीशे में, वो बात, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में और ये सब में समस्या होती है, फूट जाए। तो आपने कोशिश आरंभ किया था कि शीशे में ही हम किसी तरह से करें, लेकिन वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए, कॉस्ट तो फिर भी हमारे लोग दे रहे थे और आज भी देने को तैयार हैं, लेकिन 50% टूटना है। अगर 200 पैकेट हम भेजते हैं तो सच में वो 100 टूट रहे हैं। तब तो ये मधुमक्खियों के लिए अत्याचार हो जाएगा। फिर एक बार तो ये हुआ कि 15 दिन के लिए इस पूरे बिजनेस को बंद कर, ये मान लिया था कि अब नहीं करूँगा, मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगा कि कुरियर करूं। और हमारी तो बिक्री कही है, जो कही है 100% कुरियर से, हम दुकान पे तो कहीं बेचते नहीं। तो फिर ये सुझाव आया कि हमारा ये 2 साल 3 साल तो कोई रखता नहीं, कोई महीने भर में ख़त्म कर देता है, कोई 6 महीने में। और अब प्लास्टिक भी फूड ग्रेड प्लास्टिक करके लोग देते हैं, ले लेते हैं। किसी को अगर लंबा रखना है तो वो अपने यहाँ शीशे में पलट ले, भेजने के लिए तो यही होगा। और ये अनुमन्य है, और अब हर बड़ी कंपनी भी यही कर रही है। तो खैर हम उनका कोई वो नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये भी एक सत्य है कि थोड़ा सस्ता भी रखना है, लोगों तक पहुंचना भी है। आगे चल के अगर कुरियर सर्विसेज बहुत अच्छी हो जाती हैं तो हम शीशे पे आ जाएंगे। लेकिन मैं लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, ये उतना बड़ा इसमें खराबी नहीं है। हाँ, महीने 2 महीने में खत्म हो जाता है। अब ये 250 ml वाला 250 ग्राम कितने दिन 1 किलो लोग, आप देखिए ना, 1 चम्मच में 25 से 35 ग्राम आता है। 100 ग्राम का मतलब है 3 चम्मच। अगर आप रोज 2-4 चम्मच खा रहे हैं, परिवार के 4 लोग, तो 1 किलो तो टिकता ही नहीं 1 महीना। और अगर आपका ये उद्देश्य है कि मुझे तो रखना है कि पोती को खिलाऊंगा जब वो पैदा होगी, तो आप उसको शीशे में रख लीजिए आप अपने घर में। हाँ, ये है। बिल्कुल। या एज्ड हनी, जैसे मैं हर साल कुछ कनस्तर हनी रख देता हूँ, 2018 से करता आ रहा हूँ। वो मैं आगे चल के लोगों से कहूँगा कि ये 12 साल पुराना है, ये 10 साल पुराना है, आप लीजिए। सर्टिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन अपना नाम होगा। भरोसा है, लीजिए, वरना तो ये सब चीज़ें आएंगी, आगे भी होंगी। लोगों का सहयोग समर्थन मिलता रहे तो सब होता रहेगा। फिर हम आपके हनी में क्लियोपेट्रा को डाल के रखेंगे। उधर रखते थे ना पहले, तो शहद सबसे अच्छा प्रिजर्वेटिव बोला जाता है कि मधु से अच्छा कुछ नहीं, उसमें डाल के रख दो, अनंत काल तक सुरक्षित जो है वो रह सकता है। बॉडीज जो रखी गई हैं मम्मीज, हाँ, और ये सब उसमें किया गया, और इसीलिए वहाँ से 3000 साल पुराना शहद मिला है, जो कि खाने की अवस्था का था। इसी से कह सकते हैं कि इफ केप्ट वेल इट कैन गोज अप टू 1000 ईयर। ये अलग बात है कि सरकार कहती है कि आप 2 साल का एक्सपायरेशन, तो वही सिरप मिलाओगे तो एक्सपायरेशन डेट तो अब वो हमें भी लिखना पड़ता है। अच्छा, नहीं, जैसे एक चीज जो मतलब विज्ञान के हिसाब से है, हम जो जल पी रहे हैं वो करोड़ों वर्ष पुराना जल है, वो साला एक्सपायर नहीं हो रहा है। तुमने बोतल जो बिस्लेरी और ये जो भी है कंपनियां, उस पे है कि साल भर में आपका जल कैसे खराब हो सकता है, जब तक उसको नमक कैसे खराब होगा, शहद कैसे खराब, वही ये सब तो मैं तो कहता हूँ आप शहद को 2 साल न लिखवा के आप 30 साल लिखवाइए, हो सकता है जो नकली हो वो 3 साल बाद उनकी कलई खुल जाए। एग्जैक्टली, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि नकली ही जब शुद्ध कह के पैकेज करके FSSAI का स्टिकर लंबा चौड़ा लग के और देश के झंडे का 3 रंग लगा करके बेचा जा रहा है, वो 2 साल में एक्सपायर होना ही है। वो तो जिस दिन खरीदा वो एक्सपायर्ड ही आपने खरीदा है, वो और अब कितना एक्सपायर होगा उसको लेकर के है। अब मैं थोड़ा सा इसके बिजनेस एस्पेक्ट पे बात करना चाहूँगा कि यदि मैं एक निवेशक हूँ, मुझे मान लीजिए कि 10 लाख रुपये मतलब खर्च करने हैं, 10 लाख रुपया या 5 लाख रुपया जो है हम इसमें खर्च करना चाह रहे हैं, तो मैं कैसे आरंभ करूँ, मैं कहाँ से आरंभ करूँ, क्या क्या करना होता है इसमें? देखिए, मधुमक्खी पालन को पहले तो पैशन के रूप में लीजिए। अगर हम सोचेंगे कि इसमें बिजनेस ही करें तो वो इट विल बी मेयरली अ मैनेजमेंट टाइप ऑफ थिंग। पहले आप बी कीपिंग सीखें,
जैसा मैंने किया था या करना चाहिए। किसी मधुमक्खी पालक के पास जाइए, रहिए उसके टेंट में, देखिए क्या होता है, उनके छोटे छोटे शब्दावली और ये इस तरह की चीज़ें। उसके बाद आप 150 डब्बे खरीद कर और इसकी शुरुआत कर सकते हैं। उन 150 डिब्बों में अपना 1 साल बिताइए। जो शहद निकले उसको बेचें, उससे आपका कुछ खर्चा निकलेगा। फिर धीरे धीरे इधर शहद अच्छा निकालें, अच्छा बिकेगा, डब्बे बढ़ाएं। जैसे गाय भैंस 10 से 15 से 20 हो जाती हैं, ऐसी ये मधुमक्खियाँ खुद भी बढ़ेंगी, आप आगे डब्बे खरीद भी सकते हैं। ये तो हुआ एज सिंपल एज दैट। अब केवल बिजनेस की बात करें तो उसमें तो ये हुआ कि आप मधुमक्खी के डब्बे आज ही 1000 खरीद लीजिए और 1 करोड़ लगा लीजिए। एक मैं सिंपल बात करूँ तो ये दोनों पद्धति है, आप जो करना चाहें, जिस तरह से करना चाहें। मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि मैं जैसे हूँ, यदि मुझे करना है मैं ये छोड़ नहीं सकता। मैं जो एक काम कर रहा हूँ और एक कि हमें पैसा जो है, मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट मान लीजिए किसी को समझ में नहीं आता, या ज़मीन जो 6-6 करोड़ का यहाँ पे चल रहा है, यदि आपको लेना है, लाख रुपये 2 लाख रुपये स्क्वायर यार्ड जो ज़मीन है, हम वो भी नहीं खरीद सकते। तो एक ये लगता है कि ये थोड़ा रिलेटिवली जो है कि हम कम पैसा लगा करके और एक जो है फिर पैसा हमें वापस भी आ जाएगा और उसके बाद फिर वो रखा रहेगा, उसमें वृद्धि ही होगी। इसमें मैं ये सुझाव दे सकता हूँ कि सॉफ्ट ट्रेडिंग से शुरुआत की जा सकती है। देखिए, अगर आप बी कीपिंग से करेंगे, मधुमक्खियों को जंगल में रखना है, कभी फ्लड आ गया या आप वहाँ होंगे नहीं, कितनी विश्वसनीयता आपके सहयोगियों की है, ये सब देखना पड़ेगा। या जो बी कीपिंग एक्सपर्ट है वो देखेगा कि मालिक को कुछ नहीं आता, हाँ, तो वो बेवकूफ़ बना सकता है। हाँ, वो हमारे नाम पे कुछ और करने लगेगा जी। फिर। तो आप सॉफ्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप शहद विश्वसनीय लोगों से खरीदें, देखें, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करें। उससे क्या होगा कि आप बी कीपिंग से भी धीरे धीरे जुड़ेंगे और इधर आपका जो निवेश है, अगर आपने 10 लाख का शहद खरीदा, उसमें उसका रखरखाव कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे धंधे के उसमें जाएंगे। तो आज की बढ़ती इकोनॉमी में इस क्षेत्र में आना अनुकूल रहेगा, मैं इतना ही कह सकता हूँ। जब कोई आएगा और विस्तार से बातें होंगी, और भी इसके अच्छे बुरे हर पहलू हैं, लेकिन कुल मिला के पॉजिटिव ग्रोथ है। कोई भी सज्जन इसमें आना चाहें, थोड़ी मेहनत, थोड़ी तकदीर और बहुत सारा ईमानदारी, लोगों को लगे कि आप ईमानदार हैं और होना भी चाहिए, तो आपको सफलता मिलेगी। आपने जैसे माइग्रेशन की बात की, अब जब हम उसी पे बात कर रहे हैं कि एक तो होता है बगीचा जहाँ पे हमें रखने हैं डब्बे, कलेक्ट करके प्रोसेस जहाँ पे हमें करना है, डब्बा बंद करना है उसको, इसके लिए भी आप लोकलाइज्ड सेंटर्स तो रखते होंगे, उसका भी तो एक अपना अलग कॉस्ट होगा, लोग लगते होंगे। हाँ बिल्कुल। पहली बात तो हर 150-200 बक्सों पर, उसको एक एपियरी बोल देते हैं जहाँ रखते हैं, 2 लोग रखते हैं, तो खर्चा उनका हुआ। फिर जिस दिन हमें शहद निकालना है तो उस दिन 2-4 लेबर और हम आसपास से जुटा लेते हैं या लोकल लोगों को बुला लेते हैं, और शहद निकालने की एक प्रक्रिया होती है कि मधुमक्खी के छत्ते को उस दिन जल्दी जल्दी उस मशीन में रख के घुमाते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से उसका शहद निकल के आ जाता है। एक होता है कतर के वो करते हैं, वो वाला क्या प्रोसेस है जो टीवी पे दिखाता है? वो हम क्या करते हैं, जो उसकी कैपिंग होती है, मधुमक्खी जब देखती है कि हमने शहद बना दिया तो वो कैप कर देती है, ढक्कन लगा देती है। तो फिर उस कैप को ऊपर ऊपर से काटते हैं, अब वो खुल गया, अब जब उसको घुमाएंगे तो उसमें से शहद निकल जाएगा बिना छत्ता नष्ट किए। और ये एक बहुत अच्छा संदेश मैं देना चाहूँगा। हमारे जैनीज हैं या वो हैं, वो शहद को हिंसा से प्राप्त समझते हैं, तो वो खाते नहीं हैं। जब ये बात मुझे समझ में आई और जब मैंने उन्हें बताया कि ये बिल्कुल ठीक बात है, ज़्यादातर तो हम हनी हंटिंग करते हैं कि गए, छत्ता तोड़ा, हाँ, शाम तक वो मक्खी मर जाती है। फिर आपने जब निचोड़ा तो उसमें उसका ब्रूड वगैरह, अंडा बच्चा जिसे कहते हैं, सब आ गया। इसीलिए जैन लोग नहीं खाते हैं।
लेकिन हमारे मधुमक्खी पालन से प्राप्त शहद में एक मक्खी नहीं मरती, क्योंकि जैनियों के लिए सर्टिफाइड है फावा हनी। जैनी भाई खा सकते हैं, ले सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। नहीं, बहुत से लोगों ने अपने व्यवहार को बदला है, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है और वो ले नहीं, रहे हैं। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, नेपाल का है ना एक हनी, जो सबसे कॉस्टली, वो मुझे लगता है कि वो 50,000 रुपये किलो या इस तरह से बिकता है, क्योंकि वो एकदम जहाँ पे होता है उसको तो पूरा छत्ता ही काट के उतार लेते हैं, उसके बाद रिंस करते हैं उसको, जैसे निचोड़ लेते हैं अब जो आपने कही लगभग हर छत्ते के साथ हम यही करते हैं ना, ठीक। तो इसीलिए कुछ लोगों का ये होता है हिंसा से प्राप्त। दूसरा जो मैंने कहा, जब आप रिंस करते हैं उसमें सब आपने उस समय चेक किया कैपिंग हुई नहीं हुई। हम चेक करते हैं कब निकालें, पका है या नहीं, आज एक निकालें, तरह से। कल निकालें, नहीं अभी तो ब्रूड चैम्बर अलग है, इस तरह से। तो बी कीपिंग से प्राप्त शहद इस दृष्टि से भी सर्वथा उपयुक्त है। बाकी शहद का भरोसा नहीं है कि कितना भी अच्छा फ्लोरा हो उसका, कितनी भी शुद्धता हो, वो उसका जो अंडा बच्चा निकल के आ रहा है, या फिर पानी की टंकी से जो आप शहद लेते हैं, या आपके घर के बगल में कोई शहद का छत्ता लग गया, उसको फ्लोरा कहाँ मिल रहा, हो सकता है बगल वाली मिठाई की दुकान से वो पूरा जलेबी चूस के ला रही हो। अच्छा, हाँ, ये सब बातें हैं। इसीलिए मधुमक्खी पालक के द्वारा प्रदान किया जाने वाला शहद, या तो उसने खुद मिलावट की हो, मैं उसकी गारंटी नहीं लेता, तो अलग बात है, अन्यथा वो शुद्ध होगा, उसमें कोई इस तरह का कमी नहीं होगी। थोड़ा सा इसमें भी बताइए, ये पूरी प्रक्रिया एक बार समझाइए कि मधुमक्खी आपने जो है, सबसे पहले मधुमक्खी खरीदते कैसे हैं, वो मधुमक्खी आती कहाँ से है? देखिए, अब वो तो वही है, कोई भी आदमी जैसे पशुधन है तो पहले तो खरीदते हैं, किसी से लेके आते हैं, एक वही मदर तो लाना पड़ेगा है ना, लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम पालते हैं तो 1 से 5 और 5 से 10 हो जाती हैं, या और पैसा होता है तो और ले आते हैं, या ज़रूरत पड़ी तो कुछ बेच भी देते हैं। मतलब क्या ब्रीडर्स होते हैं तो इसके? इसी तरीके से हाँ, हम ही ब्रीडर हैं, मतलब पालक ही ब्रीडर भी होते हैं कि हम, जैसे जब मधुमक्खी शहद बना रही है किसी सीजन में, ठीक है, जब फूल नहीं है, शहद कम बना रही है, लेकिन अगर अच्छी जगह माइग्रेट करके ले गए जहाँ उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया ब्रीडिंग के लिए, हाँ, तो वो ब्रीड भी होती है। तो अगर आपके 100 डिब्बे हैं और बढ़िया खिला पिला दिया तो 110 डिब्बे हो जाएंगे। वो भी एक प्रक्रिया है, कब डिवीज़न काटना है, कब नया डिब्बा देना है, कब रानी मक्खी को प्रस्थापित करना है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपके हुए, अब उस 10 डब्बे से आप प्रोडक्शन लीजिए या किसी को बेच के उसका पैसा ले लीजिए। अच्छा। तो ये आपस में चलता रहता है। किसी को का काम ही यही है कि शहद, वो भले ही शहद पे ध्यान नहीं दे, ब्रीडिंग वो ये ब्रीडिंग पे ध्यान देता है। हमारे बंगाल में बहुत से भाई यही करते हैं, ब्रीडिंग कर लेते हैं, हम भी करते हैं। हमारे पास कोई आता है कुछ बेचना है तो या हम कहते हैं लाओ हमें खरीदना है, तो ये प्रक्रिया होती है। कितने चक्कर लगते हैं एक मतलब उसको भरने का? एक जो 2.5 फुट बाय 2.5 फुट का है, आप मान लीजिए कि रामपुर से आप नैनीताल लेकर के चले गए, उसके बाद वो कितना टाइम लगेगा उसको? किसी जगह जाके स्टार्ट करके और कैपिंग काट के हम शहद निकाल लिए उससे। अगर अच्छा नेक्टर आ रहा है, ठीक है, उसको बढ़िया फूल मिल रहा है, तो 20-21 दिन 25 दिन में वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा कि नेक्टर आके शहद बन के कैपिंग हो जाएगी। लेकिन ये आदर्श समय की बात कर रहा हूँ, आदर्श अनुकूल मौसम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें बहुत, अब ऐसा भी नहीं है कि हर 21वें दिन हो रहा है, 3 महीने कुछ नहीं भी होगा। अच्छा, नहीं भी होगा, टाइम ऐसा भी आएगा 3 महीने कुछ नहीं होगा। तो अमूमन हम ये मान लेते हैं कि मधुमक्खी के एक बक्से से, जिसमें 8 से 10 फ्रेम होते हैं, साल भर में 20 किलो शहद निकल सकता है, ये मान के चलिए। बाकी ये प्योर खेती ही है, कभी तो बम्पर फसल हो गया, कभी हुआ ही नहीं कि बीज भी नहीं मिल पा रहे हैं, ये सेम वैसे ही है। सारी इसमें जो रिस्क है वो उसी प्रकार की है। आपने कभी ये, आप तो एंटरप्रेन्योर हैं, जो मतलब इंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर बोलने में थोड़ा वो सेक्सी टाइप का लगता है, तो आप शार्क टैंक क्यों नहीं गए? बुलावा नहीं है आपको कभी? सच बताऊं, मेरे पास बुलावा आया था, ऑफिशियली था कि नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छे सज्जन, उन्होंने कहा था, लेकिन
प्योर बिजनेस करना नहीं है। देखिए, क्योंकि हो नहीं पाएगा, मेरे पास इतना है ही नहीं। आज अगर कोई मार्केटिंग कंपनी कहे कि लाइए मैं आपका शहद समस्त भारत के स्टोर्स में रखना चाहता हूँ, तो 25 किलो किसी दुकान में रखूँगा, 5 किलो बिकेगा, फिर वो मंगाएगा, 20 किलो हमेशा इन्वेंट्री मेरी पड़ी रहेगी। और अभी स्थिति यह है कि लोग कहते हैं कि जामुन हनी है कि नहीं, हम कहते हैं इस वक्त तो नहीं है, आप वन तुलसी ले लीजिए, तो कहते हैं नहीं जब जामुन आए तब बताना। अच्छा। तो मेरे पास इतना वो है नहीं। तो शार्क टैंक वगैरह देखते हम भी हैं, सुनते हम भी हैं, लेकिन शायद हम जैसे लोग फिट नहीं हैं वहाँ जाने के लिए। और अगर एक बार दिमाग में बिजनेस आ गई तो शायद फिर ये भी फिट नहीं रहेगा। और वो जो बिजनेस है वो तो बड़े बड़ी कंपनियां आपने नाम लिया, डाबर, पतंजलि और पता नहीं कौन कौन, वो कर ही रहे हैं, तो लेट देम डू दिस। हम तो अपने जंगलों में ही ठीक है। हम आपका स्टिकर भी देख रहे हैं, तो ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि एकदम एक होता है ना, एक ग्लॉसी प्रिंट करवाया जो देख के ही लगे कि ना भाई ये दे आर सीरियस अबाउट ब्रांडिंग। और ये आपने मतलब आपका लोगो तक जो मैं देख रहा हूँ कि भाई कोई उसमें जो है किसी ने MS पेंट पे लोगो बनाया है, कि ये लोगो कैसे बनाया आपने, मुझे थोड़ा ये बताइए। इसमें कई लोगों का योगदान है। हाँ। और ख़ास तौर से ट्विटर के ही लोग हैं। अच्छा। और इसको छापते हैं हमारे लोकल, जिन्होंने कभी हमारी शादी की कार्ड छापी थी। अच्छा। वही वाले भाई साहब इसी को छाप भी देते हैं और हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा बढ़ेगा तो वो मैं आपसे ही लेने वाला हूँ। तो हमारा ऐसे ही चलता है। ये लोगो हमारे एक कई लोग हैं, ट्विटर के ही मित्र हैं, है ना। एक मित्र ने ये सुझाया, वो नहीं रहे ट्विटर के बहुत, हमारे फतेह जी, आई फतेह करके, उनका फाबा हर कलर बदल दीजिए अगर FSSAI कुछ ना कहे, ताकि एक आइडिया लगे। अब वो देखते हुए अभी इस समय मैं थोड़ा द्रवित भी हो रहा हूँ। तो ट्विटर के मित्रों ने बहुत सुझाव दिए हैं, और अगर कोई मित्र इसको भी देख के कुछ कहेंगे तो हो सकता है अगली बार ये बदलाव आपको देखने को मिल जाए। तो नहीं, ये फायदा होता है सोशल मीडिया का। जी, आपको लोग बोलता है अरे अजीत जी हम फ्री में कर देंगे, फ्री में आप हमारी सेवाएं ले लीजिए, हमारा यही योगदान है आपके लिए, इस तरह के तो लोग आते ही हैं। अजीत जी भी फ्री में ही कर रहे हैं। ये अलग बात है कि 1 करोड़ कह दिया तो मैंने भी मान लिया, ठीक है। तो मेरे एक मित्र ने अभी कहा कि फाबा आपके जो लोग ये ट्विटर पे लिख दे रहे हैं, है ना, वो वो 10 लाख लेके ऐसा नहीं करते। आप खुशकिस्मत हैं, उन्होंने ये बात कही। तो ये हमारा सौभाग्य है। उसमें मैं बताता हूँ ना कि एक तेल का ब्रांड था, और नाम आप जान ही गए होंगे, तो उन्होंने सबको पॉडकास्ट दिया और सबने किया भी। उस वक्त मेरे चैनल पर मुझे लगता है 2.5 लाख या 3 लाख सब्सक्राइबर होंगे। मुझे ऑफ़र आया कि आप 10 लाख रुपया लो और इनके साथ बात ही तो करना है, आप कर दीजिए। मुझे मतलब तब तक वो साबित नहीं हुआ था कि ये फ्रॉड है। फिर हमने जब थोड़ा चेक, क्योंकि आप जब सब जगह पे जा रहे हो, और मेरी जितनी, मैं 2.5 लाख सब्सक्राइबर वाले को 10 लाख रुपया कोई नहीं देता है, यह सत्य है। आज मैं मांगूंगा तो आज शायद मुझे मिल जाएगा, लेकिन 2.5 लाख पे तो नहीं होता। और 10 लाख तो मैं जब झिझका तो उन्होंने बोला थोड़ा और बढ़ा भी देंगे। अजीत जी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे बाल भी लंबे थे, मैं कहूँगा ये बात तो लोग मान भी लेंगे। जैसे मैंने आपको लेकर के कहा, या फिर वो मगध रेसिपी का अचार जो है उसको लेकर के कहा, लोग खरीदते हैं और मुझे धन्यवाद देते हैं कि नहीं भाई। अभी अभिजीत जी के साथ पॉडकास्ट था ईरान वाले इशू पे, वो आए थे घर में, खाना वाना खाया, फिर वो घूम रहे थे हमारे डाइनिंग टेबल के, फिर देखे अचार है, निकाल कर खाया अचार, बोले यार ये तो बहुत अच्छा है। किस चीज़ का? मैंने बोला ओल का है। बोले ओल का अचार इतना बढ़िया, मतलब और कोई कंपनी बेच रही है क्या? बोले हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे एड्रेस दे, मैं मंगवाऊंगा। मैंने फिर उनको बोला कि नहीं हम आपको भिजवा देंगे, और उन्होंने फिर उसको लेकर के कल ही जो है वो ट्वीट भी किया है। इस तरह से लोग जो है वो जुड़ते हैं। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 15 लाख रुपया 10 लाख रुपया रिफ्यूज़ किया है, इसी कारण से जब मैं किसी को बोल दूंगा कि भाई ये मुकेश जी हैं, इनका आप जाके शायद जो है ये नंबर है, और उस दिन आपको फिर ऑर्डर भी आने लगते हैं। जैसा कि एक दिन जो है यूट्यूब पे लाइव में आप आए, मैंने कमेंट देखा, मैंने ऐसे बोल दिया करे ये मुकेश जी इनका मधु जो है बहुत अच्छा होता है, लीजिए जाके, तो आपको ऑर्डर फिर आने। वो थोड़ा बताइए मुझे कहानी। वो कहानी बड़ी अजीब है।
रात को आपका आता ही है 9:30 बजे, और हम थोड़े जल्दी सो के, क्योंकि हम 4 बजे उठने वाले हैं, मगर उस दिन हम देख रहे थे और हमने कुछ कमेंट किया, तो आपने उस पर थोड़ा 2 लाइन का उल्लेख कर दिया कि ये हमारे मुकेश जी हैं और ये वो, और हमारे सारे ऑर्डर आते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो दिन में तो हमारी टीम होती है, रात में या तो मैं या मेरा पुत्र। तो वो रात आपने हमें सोने नहीं दिया। लोगों का इतना प्रेम मिला, आता रहा, पूछते रहे, करते रहे। तो ये हम यही कहेंगे कि भाई हमारा सौभाग्य है, और हम जो करते हैं ना उस पे जब सहयोग मिलता है, समर्थन मिलता है, तब फिर जब जंगल में किसी रात होते हैं तो सब वसूल हो जाता है, सब सार्थक हो जाता है। हालांकि अब बहुत कुछ बदला है। 2016-17 में हमें मोबाइल चार्ज करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। अब हमारे पास वहाँ पे सोलर अच्छा हो गया, 2 किलोवाट 3 किलोवाट तक का हम इंस्टॉल कर लेते हैं। नहीं, वो ज़्यादा बोल गया, छोटे वाले वो जो आते हैं, किलोवाट तो नहीं। तो मतलब सब कुछ है, अब उस टेंट में सब कुछ है। थोड़ा जीवन स्तर सुधरा है। बिजली हम कहीं भी जाते हैं, अगर आसपास है मिल जाता है, कई चीज़ें हैं। तो खैर, लेकिन सारा बल यहीं से मिलता है, क्योंकि ये एक जनता से सीधा जुड़ाव हो जाता है बिना किसी विज्ञापन के। तो जब हमारा कुछ अतिरिक्त खर्च नहीं होता तो हम उसमें कुछ उलट बांसियाँ भी नहीं करेंगे। हम तो देखते हैं उन लोगों का, बड़ी कंपनियों का कितना बड़ा बजट होता है, उतने में तो हम गांव देहात खरीद लें। बिल्कुल। तो अब वो करते हैं तो फिर उन्हें वो सब करना पड़ता है। हाँ। हम सोचते हैं ठीक है। कई लोग होते हैं जो हम पे शक करते हैं कि नहीं, आपका हम कैसे माने, क्या माने। हम कहते हैं आप कोई बात नहीं, मत मानो भाई, मत मानो। जो मान रहे हैं पहले उनको तो हम पूरा दे लें। हाँ, ये भी बात। हाँ, क्योंकि आपने कई बार बोला कि हमें जितना डिमांड आता है, हम वो हमारे पास उतनी बदबकी ही नहीं है कि हम बना ही नहीं सकते हैं, तो हम देंगे कहाँ से भाई किसी को। हाँ, तो जितना चल रहा है ठीक है। हमारे पास करीब व्हाट्सएप पे 15,000 लोग हैं, आते रहते हैं, करते रहते हैं। कुछ लोगों से हम कहते हैं कि थोड़ा रुकना पड़ेगा, तो कहते हैं चलिए कोई और फ्लोरा भेज दीजिए, पर इससे ज़्यादा नहीं। और हम समझते हैं सहयोग समर्थन मिलता रहे तो हम अपनी मधुमक्खी के डब्बे भी बढ़ाएंगे, और उसी दम पे बढ़ाएंगे, क्योंकि खर्चा तो इसमें होता ही है, रिस्क भी होता है। मगर ये होता है कि लोग साथ खड़े होते हैं तो ये होता है कि चलो बैकअप है। बैकअप सिर्फ पैसे का ही नहीं चाहिए होता है, सही बात। तो उस तरह का बैकअप है, 4 लोग जानते हैं, विश्वसनीयता है, और क्या चाहिए। अब एक प्रश्न मैं सरकार के हिसाब से पूछना चाहता हूं, जैसे कि आपका मेन मोटिवेशन नरेंद्र मोदी थे कि उन्होंने कहा कि भाई ये भी एक चीज़ है, ये भी करना चाहिए। और चाहे मन की बात के माध्यम से या बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने इस तरह जो वो कहते हैं ना कि किसानों की इनकम हम डबल करेंगे, तो लोगों को क्या लगता है कि वो बोल रहे हैं कि कल जो तुम्हारा गेहूं 10 रुपये में बिक रहा था 20 में बिकेगा। भाई वो नहीं बोल रहे हैं। वो किसान जो है दूसरे तरह से गेहूं को प्रोसेस कर सकता है, पशुपालन का छोटा सा कुछ कर सकता है, तो सरकार उसके लिए इनेबलर का काम करती है। तो एक तो वहाँ से आपका आरंभ होता है। फिर क्या है कि आप राजस्थान भी जा रहे हो, वहाँ सरकार गहलोत जी की होती है, कभी उत्तराखंड जा रहे हो, अभी धामी जी हैं, हो सकता है कभी रावत जी हुआ करते थे। जम्मू चले जाओ तो वहाँ कोई और ही सरकार होती है, फिर बीच में मोदी सरकार भी बन गई थी वहाँ पे। तो इन सरकारों के साथ भी कोऑर्डिनेशन बनाना, या फिर इन लोगों ने अपने लोकल, क्योंकि आप हैं एक, मान लीजिए कि आपने जो भी सफलता अर्जित की है तो एक अपने क्षेत्र में नाम होगा आपका कि भाई ये मुकेश जी जो है मधुमक्खी पालन करते हैं। कोई बंदा आएगा कि यार हमको भी ये शुरू करना है, उसको आप क्या एडवाइस देते हैं? और क्या गवर्नमेंट या एनजीओ के माध्यम से इसका कोई बजट होता है, वो बजट कैसे खर्च हो रहा है, सही लोगों तक पहुंचता है कि नहीं? देखिए, सरकार को लेके पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब प्रधानमंत्री के स्तर से किसी चीज़ की पहल होती है तो सबका ध्यान वहाँ जाता है, और तंत्र का ध्यान किसी चीज़ पे चला जाए तो उसको महत्व मिलता है। इस बात को रेखांकित करते हुए कहूँगा, शुरू में 2016-17 में किसी राज्य से शिकायत आई कि मधुमक्खी के बक्से चोरी हो गए, या लोगों ने आके वहाँ पे उसको डिस्टर्ब किया, कुछ किया, लूट लिया। तो हम कहते थे थाने जाओ।
थाने गए तो दरोगा जी कहते थे कि कहाँ रखी थी, तो हम जंगल का पता बताते थे, तो बोलते थे जंगल में क्यों रखा, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। उनको लगता था यार अब मैं जंगल में भी जाके चोरी सुलटाऊं, जबकि उन्हें पता ही नहीं था कि मधुमक्खी पालन होता कैसे है। लेकिन जब मोदी जी ने बोलना शुरू किया और हमने ट्विटर पे लिखा कि ये भी समस्या है, इसको देखिए एक ही रात में किसी का 5 लाख चोरी हो जा रहा है, तब इस पे हमने कहा यूपी सरकार को, योगी जी को लिखा था कि कम से कम डीजीपी स्तर पे बता दीजिए कि इस तरह की समस्या है। तो डीजीपी स्तर से हमने देखा कि एक सर्कुलर या जो भी उस भाषा में होता हो पुलिस के, उसमें समस्त थानों को गया कि जब कोई मधुमक्खी पालक आए, हरियाणा में भी ऐसा हुआ था, तो आप इनको सुनो। तो देखिए ये सरकार का जो से होता है उसका आया। फिर मन की बात में मोदी जी ने बहुत बार जिक्र किया। उसके बाद शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ को नहीं, कि मोदी जी ने जब ट्विटर पर मुझे फॉलो बैक दिया तो मेरे बायो में तो मधुमक्खी पालक ही लिखा है और तो कुछ है नहीं। तो जब उससे एक स्थायित्व आया, एक ग्रेविटी आई हाँ कि इसको मोदी जी मधुमक्खी पालक को फलाने को फॉलो करते जी हैं। हाँ। तो पूरी बी कीपिंग इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री नहीं खेती जो कही एग्रीकल्चर या जो, उसको एक बल मिला, हम लोग आगे बढ़े। फिर क्या होता है कि सरकार ने फंड्स भी दिए हैं कि आप एफपीओ बनाओ और फंड्स का ऐसे उपयोग करो। वहाँ मुझे ये कहना है कि हम जैसे लोग वहाँ जा नहीं पाते। अच्छा। लेकिन वो सरकार की उतनी गलती नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की गलती है। हालांकि मैं देखता हूँ कि वो जो फंड्स हैं वो उपयोग भी हो जा रहे हैं और हम नहीं जानते कि कौन से बी कीपर को मिला है। या कुछ पैसा खर्च करने की जल्दी है तो 10-10 मधुमक्खी पालन के डिब्बे ट्रेनिंग दिया, रैंडमली उठा के और दे दिया। दुष्परिणाम यह है कि वो मर जाते हैं डब्बे, या वो आगे चल के बेच के भाग जाते हैं। लेकिन ये तो कमियां तब हैं जब सरकार कुछ कर रही है। सरकार नकारा नहीं है, सरकार ने किया है, शिकायतें हो सकती हैं, इस पे संज्ञान लिया जा सकता है। मुझ जैसे लोगों ने सोचा कि हम बिजनेस वाला ही मॉडल अपनाएंगे, हमें कोई एफपीओ चला के और अंततोगत्वा किसी गबन का आरोप का शिकार होने से अच्छा है कि हम इंडिपेंडेंट राय लें, वो इंडिपेंडेंट निर्णय लें। वरना पता चला उसमें डीएम है, उसमें हॉर्टिकल्चर है, उसमें कई चीज़ें हैं। तो इस पे बहस हो सकती है, इस पे सुझाव अगर कोई ले तो हम दे सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्र को, अनछुए क्षेत्र को मोदी जी ने इतनी बार प्रमोट किया है कि इसमें कुछ है। शायद हम और आप जो बात कर रहे हैं उसमें उस मन की बात का भी असर है। बिल्कुल नहीं, नरेंद्र मोदी की बहुत सारी नीतियां ऐसी हैं मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के कि भाई आखिर पर्पस क्या है। ऐसा तो है नहीं कि आप मोदी जी को 10% जो है दे दोगे जा कर के, तो इस तरह का तो उनका तो कोई और लोभ है नहीं। उनका लोभ यही है कि भाई हमने यदि प्रॉमिस किया है और हम किसानों को सशक्त करना चाहते हैं आर्थिक रूप से, तो वो जो है ये भी तरीके हैं कि आपके पास भूमि है, बगीचा है, आप यूज करो भाई, मधुमक्खी पालो, मतलब वो जाए अपना जहाँ से भी ढूंढ कर। और मधुमक्खी पालन में रोजगार की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अपने मतलब एब्जॉर्ब कर लेने की इतनी क्षमता है कि अप्रतिम। मतलब जैसे अब 8,000 लोगों का गांव है, मान लीजिए मेरा 48,000 50,000 बीघा का रकबा होगा, उसका एरिया होगा, उसमें ठीक ठाक मतलब इस तरह का क्लाइमेट है कि वहाँ हमेशा जो है कुछ न कुछ जो है होता रहता है। लेकिन हम डब्बे बहुत कम बगीचों में देखते हैं, 2 4 5 में जो 50-100 डब्बे मैक्सिमम होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें हम कितने डब्बे लगा सकते हैं, मैं वही सोच रहा था कि जो पोटेंशियल की आप बात कर रहे हैं कि हर गांव से जो है 2-4 मधुमक्खी पालक तो पोटेंशियल तो अभी यूज ही नहीं हुआ है। हाँ, अभी तो आप 1% पे नहीं आए हैं, तो आपको कुछ दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं। आप 100% संतृप्त होने के लिए भारत में बहुत भूमि है, बहुत संसाधन है और बहुत ही लोग भी हैं।
मेरे अभी जो मधुमक्खी पालक मेरे पास जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर अपने गांव के 25 साल से लेके 45-50 साल तक के लोग हैं जो गांव में न खेती है न ज़मीन है, मजदूरी अब वो कर नहीं सकते। तो धीरे से बी कीपिंग में जब वो आए तो आज धीरे धीरे उनके पास साइकिल मोटरसाइकिल भी है, लड़का बच्ची की शादी भी कर ले रहे हैं, क्योंकि हर साल कुछ भी नहीं तो 15-20 लाख का शहद बेच लेते हैं, निकाल लेते हैं, मधुमक्खी बेच लेते हैं। तो उनकी क्षमता विकसित हो रही है, उनके पास पैसे आ रहे हैं, फिर उनसे भी और लोग जुड़े होते हैं, वो भी मजदूर करते हैं आगे चल के। या जो आदमी मधुमक्खी के डब्बे बना रहा है, हमने कहा 1000 डिब्बे हमें चाहिए, तो वो कोई बढ़ई बनाएगा, मैं भी बनाऊंगा तो किसी बढ़ई को रोजगार दूंगा, किसी लोहार को रखूंगा, वो लकड़ी कहीं से खरीदेगा, वो लकड़ी कहीं से खरीदेगा, तो रोजगार ऐसी फैलता है और इसकी संभावनाएं असीम हैं। और अभी इसमें थोड़ी वैज्ञानिकता भी आएगी। जैसे मैं ही जो बी कीपिंग कर रहा हूँ, अभी तो उसी लकीर की फ़कीर को लेकर मैं आगे बढ़ा, लेकिन मेरा अध्ययन इतना हो गया है कि मैं किताब भी पब्लिश कर सकता हूँ, मैं उस नई चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर सकता हूँ। मैं दर्शकों को बता रहा हूँ कि जो गूगल पे या जो हमने पुरानी किताबों में पढ़ा उसका 50% ग्राउंड पे नहीं टिकता, उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ अपने नॉलेज से, जो आगे की पीढ़ी देखेगी। मैं ही आगे चल के अत्यंत ही वैज्ञानिक ढंग से शहद उपाजूंगा जिसमें पॉलिनेशन का भी लाभ हो। तो संभावनाएं हैं। हाँ, सरकार सहायता करती है ठीक से तो लोगों में उत्साह आता है, और अगर सरकार ढुलमुल होती है, जैसे कि पहले इसका कोई विषय ही नहीं था, तो फिर कोई जानता भी नहीं था बी कीपिंग क्या होती है। तो दोस्तों, मुकेश जी ने इस पर विस्तार से जितनी उनकी जानकारी थी वो बताई। और यदि आप गंभीर बी कीपर हैं या बनना चाहते हैं तो भी मैं नंबर तो इनका मैं लगा दूंगा, जिससे आप जिसको मधु मंगाना है वो भी इनको बॉदर कर सकते हैं। और यदि आप सही में गंभीरता से इनसे समझना चाहते हैं कि कैसे, क्या इसका टेक्निकल नो हाउ क्या है, कहाँ से क्या सोर्स करना है, कैसे करना है, उसके लिए भी आपको ये जो है, मुझे लगता है निःशुल्क ही आप सलाह, निःशुल्क सलाह आपको जो है वो दे देंगे। तो हाँ, लेकिन वही है कि ये निःशुल्क दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिना काम का आप माथा जो है खाते रहें अकारण भी, तो वो ना करें। पर यदि आपको चाहिए किसी भी तरह की का सहयोग चाहिए कि कैसे आरंभ करें, कैसे स्केल अप करें, अपने एरिया में क्या करें, इसमें क्या क्या मतलब हैज़ार्ड्स क्या क्या हैं, किस किस तरह से आप जो है परेशान हो सकते हैं, इसको लेकर के सारी बातें आपको समझाएंगे। और हाँ, पुनः याद करा दूं कि मधु जो है अलग अलग रंग का होता है, उसका स्वाद अलग होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे वो अलग तरह से बिहेव करता है। जो प्राकृतिक शहद होता है, जो हनी होती है, शुद्ध हनी जो बाजार में बिक रहा है वो शुद्ध हनी केवल वो लिखा हुआ है, वो शुद्ध है नहीं मोस्टली। और जिस मूल्य पे आपको मिल रहा है वो तो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं होता। जैसे गाय का घी 1600 रुपये किलो से नीचे यदि मिल रहा है तो आप मान के चलें कि वो गाय का वो ढंग से निकाला हुआ घी तो नहीं हो सकता। मुकेश जी, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।